वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज बाजारों के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो दो ही है। एक तो गल्फ से हमको कोई पॉजिटिव समाचार सुनने को नहीं मिला है और यूएस ने जो है ईरान का जो उन्होंने रिक्वेस्ट रखी थी उसको खारिज कर दिया, यानी कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट ईरान इज़ आस्किंग फॉर एंड ईरान जो है वो अपने पे अड़ा हुआ है। सो द स्टेट ऑफ हार्मोज का स्टेटस को जो है वैसे का वैसे मेंटेन है। और जो बड़ी खबर है वो कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है उसके बाद जो बाज़ार में हलचल आज देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि आप जो ऑयल का यूज़ है वो वाइजली करें। उन्होंने कहा कि आप 1 साल के लिए गोल्ड की ख़रीदारी को टाल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने फॉरेन टूर्स को रद्द कर सकते हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो घर में बनी हुई चीज़ें हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए हमें विदेशी माल कम और जो अपने डोमेस्टिक माल है वो ज़्यादा ख़रीदना चाहिए। एज़ फार एज द FMCG, फुटवेयर, लेदर गुड्स, उन सब ने इन सब के बारे में उन्होंने बातचीत की। तो कहीं ना कहीं जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि हमारे जो रुपी पे दबाव देखने को मिल रहा है, INR पे, ये एक बड़ा कंसर्न हमारे इकॉनमी के लिए बन सकता है। सो रुपी वीक हो रहा है, 95 के भी पार चला गया था। तो ये मेजरली जो भी कदम उठाए गए हैं वो इसलिए उठाए गए हैं कि रुपी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि जो रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर फॉर FIIs फॉर इंस्टीट्यूशंस इज़ रिक्वायर्ड। जब तक विदेशी पैसा डॉलर्स सिस्टम में नहीं आएंगे तो दिक्कत तो रहेगी। हालांकि हम डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें काफ़ी समय लगने वाला है। तो तब तक के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सो लेट्स होप कि RBI गवर्नमेंट जो है हमारी कुछ ऐसे कदम उठाए जो रुपी को सहारा मिल पाए और साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है हमारी इकॉनमी की तरफ और निवेश के लिए हमारा डेस्टिनेशन जो है वो अट्रैक्टिव बने। तो इसके चलते आज निफ्टी में हमको करीबन 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी करीबन 900 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी दबाव है लेकिन फिर भी दे आर आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क्स। उसमें उतनी गिरावट नहीं है जितनी कि हमको बेंचमार्क्स में देखने को मिल रही है। विदेशी बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पे स्थिरता है, वो गिर नहीं रहे, अपने हायर लेवल्स पे जो है वो टिके हुए हैं। चाइना की जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो उसके चलते हुए चाइना के मार्केट्स में थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में स्टेटस को तो ब्रेंट के दाम एक बार फिर 105 के पार चले गए थे, तो वो दिक्कत तो है ही है। गोल्ड में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। सो द सिचुएशन इज़ लाइक दैट। वी आर इन अनसर्टन टाइम्स। हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। चर्चा करते हैं कि बाजार की दिशा यहाँ कैसे रह सकती है, आपको ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, Head Investment Strategist at Geojit Financial Services, and Mr. Rachit Khandelwal, he is Head of Research and Investor Education at BNK Capital Group. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज मुझे गौरांग सर भी थोड़ा परेशान से लग रहे हैं। गौरांग सर, वेलकम टू द शो। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट? क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके चैनल को, रचित जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच। परेशान तो हम बिल्कुल ही नहीं रहते हैं गीतू। परेशानी को सर पे लेकर के अपनी मानसिकता पर दबाव डालना, नसों पर दबाव डालना, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। तो बाजार को लेकर के तो हम बिल्कुल ही निश्चित है। हाँ, कभी कभार ये जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप है वो कर देते हैं टिप्पणियां और उसके कारण पूरे विश्व भर के वित्तीय बाजार और अर्थव्यवस्था में उथल पाथल हो जाता है। मेरे ख्याल से जो भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील देशवासियों के सामने रखी है जी, देखिए दिक्कत तो है इसमें कोई, और आपने कार्यक्रम की शुरुआत में काफी अच्छी तरीके से बाजार की परिदृश्य को सामने रखा है और आपने अपनी बातें सामने रखी हैं। तो वित्तीय घाटा सरकार का, हमारी निर्भरता 80% से ज्यादा आयात के ऊपर, कच्चे तेल, नेचुरल गैस और बाकी कुछ जरूरतमंद जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल हम कहते हैं, तो निर्भरता है। और वही फिर से घूम फिर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
और वो समुद्री यातायात पर वहां पर पाबंदी, एक तरफ ईरान दूसरी तरफ अमेरिका नाकाबंदी करके बैठे हैं, दोनों तरफ से। तो ये तो परेशानी उठानी पड़ेगी कुछ समय तक, जब तक इसका निवारण हो। मुझे नहीं पता वो निवारण किस प्रकार में, किस रूप में आएगा और कब आएगा। प्रपोजल जाता है ईरान के तरफ से अमेरिका का पास, अमेरिका खारिज कर देता है। अमेरिका का प्रपोजल ईरान के पास जाता है, वो खारिज कर देते हैं। तो दिक्कत ये, देखिए, आपको अगर किसी भी तरह के शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर और सहमति और मोहर लगानी है गीतू, तो सबसे बड़ी जरूरत इसमें है दोनों के ऊपर भरोसा। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। दूसरी तरफ रुपया, आरबीआई ने प्रयास किया था गीतू, एक बार नहीं कई बार, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए या कुछ दिनों के लिए रुपया मजबूत हुआ और फिर से कमजोर। और हाल ही में एक नया निचला स्तर रुपए ने बनाया था अपने जीवन का डॉलर के मुकाबले। लेकिन इस परेशानियों के बीच में एक अगर सकारात्मक चीज मुझे नजर आती है तो वो है चौथे तिमाही के नतीजे पिछले वित्तीय वर्ष के, जहां पर थोड़ा बहुत सहारा बाजार है। और जो माननीय प्रधानमंत्री ने सामने बात रखी है कि फिजूल खर्च या फिजूल धुआं उड़ाना, अपने गाड़ियों का पेट्रोल का धुआं उड़ाना, डीजल का धुआं उड़ाना, वो मत कीजिए आप। और ये मेरे ख्याल से ये हमें सबको समझना चाहिए। अगर अब तक तो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से टिप्पणियां हो रही है कुछ सूत्र के आधार पर ये पता चल रहा है कि कभी भी बढ़ सकता है। वो कितने बढ़ेंगे, अंडर रिकवरीज कितनी कम होगी, इस पर बड़ा प्रश्न है। तो ये परिस्थिति थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी, शायद कुछ और समय लगे यहाँ पर। लेकिन एक अच्छी चीज मुझे नजर आती है कि दायरेबंद बाजार है, 23,800 23,900 नीचे की तरफ, 24,200 से 24,300 ऊपर की तरफ। लेकिन इस दायरे के बीच में गीतू आंकड़ों के आधार पर, नतीजों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कंपनियों के आधार पर आपको हरकत आती हुई नजर आएगी। और मैं तो ये बाजार बहुत बेहतरीन बाजार है, अगर आप निवेशक हैं तो सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि अर्निंग्स के चलते हुए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बिल्कुल बाजार में बना हुआ है, हालांकि बेंचमार्क्स में वो अभी दिखाई नहीं दे रहा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इज देयर। चलिए रचित से पूछते हैं। रचित, आपके निफ्टी के लेवल्स क्या कहते हैं? आज तो हमने 23,900 का आंकड़ा भी नीचे तोड़ दिया। आई नो यू हैव बीन ऑलवेज कॉशियस ऑन द मार्केट्स एंड नॉट फेवरिंग लॉन्ग पोजीशंस। अब क्या करना है इन लेवल्स पे? मैम, सबसे पहले आपको नमस्कार, गौरांग सर को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये थोड़ा सा मेरे लिए डाइसी हो जाता है क्योंकि मुझे डर ये लगता है जब भी मैं ये सब बातें करता हूँ और गौरांग सर को देखते मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ, बिकॉज आई नो कि वो कभी मुझे डांट सकते हैं कि कुछ भी आके बोलता रहता है यार। और इन क्लियर केस देखिए, पेन पॉइंट्स हैं मैम, और पेन पॉइंट्स आप समझें कि ये आप देखें, फोर्थ के बाद अभी तक फ्यूल प्राइस हाइक नहीं हुआ है और गवर्नमेंट आपसे आग्रह कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। आई बिलीव अगर ये हमारा जो कंजम्पशन है जो इन लाइन विद गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशंस है, अगर नहीं होता हुआ दिखता है तो गोइंग फॉरवर्ड प्राइस इंक्रीज भी आपको होती हुई देखने को मिल सकती है, और हो सकता है, एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट एन एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, राशनिंग भी आपको होती हुई देखने को मिल सकती है कि दिस इज व्हाट ऑल यू विल बी गेटिंग। इसके बाद जो करना है अपने हिसाब से आप मैनेज करो, एंड दैट विल क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम। जो अभी तक हमने क्वार्टरली नंबर्स देखे हैं वो Q4 के नंबर्स थे। क्लियर केस जितनी भी हमने कंपनीज देखी हैं वो आप ऐसे समझेंगे पहले ही अपना प्रोक्योरमेंट कर लेती हैं, और ये 28 फरवरी को आपका वॉर छिड़ा है, इसके बाद क्लियर केस इम्पैक्ट नहीं आए हैं। आई बिलीव गोइंग फॉरवर्ड इस क्वार्टर में हमें वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स की। उससे इंपॉर्टेंट मैम मैं आपको एक चीज कह देता हूँ, हम क्लियरली एक कोरिलेशन लेके बैठे हुए हैं ब्रेंट के साथ। ब्रेंट जिस तरीके से पोजीशनड है, लोअर लेवल पे आता है, assumption says Brent comes to $98-95, we go to 25,500 लेवल्स। ब्रेंट ऊपर आता है, हम लोअर लेवल को हिट करने लग जाते हैं। जिस तरीके से ब्रेंट के चार्टिकल पैटर्न्स दिख रहे हैं, आने वाले 2 महीने थोड़े से क्रूशियल होंगे। $95 के ऊपर जब तक ब्रेंट क्रूड आपका मेंटेन कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी है 115, और 115 के बाद 126 लेवल्स आपको वापस दिखाने का दमखम रखता है। इन दैट केस अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात कर लें तो निफ्टी अभी देखिए आज एक बहुत क्रूशियल पॉइंट को टेस्ट करने की कोशिश में है। 23,800 ऑड लेवल से एक बाउंस बैक दिखाया है। हो सकता है आपको ये शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर देखने को एक मिल जाए आज के दिन, मगर 23,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको अगर ब्रीच करते हैं तो फर्दर पेन पॉइंट आता हुआ देखने को मिल सकता है। और हायर साइड का बात करें तो 24,250 एंड 350 यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है।
बैंक निफ्टी में भी अगर हम नजर डालें तो 54,400 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है हम फर्दर अप मूव देख सकते हैं 55,800 तक। अगर उस लेवल को तोड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ जैसे स्टेट बैंक और नंबर्स जो आ रहे हैं उसमें आप एक चीज देखिए कि डिपॉजिट ग्रोथ, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के भी अभी हम नंबर देखे थे, डिपॉजिट ग्रोथ में कासा का क्वांटम जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड शायद वो भी एक पेन पॉइंट आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में अप्रोच थोड़ी सी ज्यादा हमें कॉशियस रखनी चाहिए। जी चलिए, प्रधानमंत्री के बयानों के बीच में आज ज्वेलरी स्टॉक्स में जो है वो काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है और ज्वेलरी स्टॉक्स में टाइटन आज टॉप लूजर है, निफ्टी का 4% का इजाफा है। हालांकि ऐसा कोई बैन नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप अगर चाहे तो उसको 1 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं। आप सेंको गोल्ड को देखिए तो 10% नीचे कामकाज कर रहा है। कल्याण ज्वेलर्स में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। सो गौरांग सर, ज्वेलरी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? डर ये बात का है कि तो पहले तो एक डिस्क्लोजर दे देते हैं, क्षमा चाहता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे कि तो ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियो तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो डर ये बात का है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, ये एक डर है कि देखिए शादी ब्याह या सगाई का अगर माहौल है परिवार में, अब वो खरीदारी तो आप 1 साल के लिए नहीं पीछे ढकेल सकते ना, वो तो आपको करनी है, जो जरूरी है वो करनी है। तो आग्रह ये है माननीय प्रधानमंत्री साहब से कि आप बेफिजुल के जो खर्चे हैं या जो जरूरत नहीं है, जो अर्जेंसी नहीं है, वो आप मत कीजिए। तो मैं टाइटन का पर आपने प्रश्न पूछा तो एज डिस्क्लोजर वहां पर खरीदारी की राय है। और टाइटन एक ऐसी कंपनी की थी जो केवल मात्र जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं बनाती है, रिस्ट वॉचेस है, जेम्स एंड ज्वेलरी, कैरेट लिन टेक ओवर किया था कुछ सालों पहले, जो कि एक प्रीमियम हाई एंड प्लेटिनियम ज्वेलरी बनाती है, एक्सेसरीज, बैकपैक, आई केयर, परफ्यूम्स, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास और सभी जगहों से योगदान आता है। तो आज जो आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसकी वजह से एक नकारात्मक परिस्थिति है। मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 दिनों में ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा ये क्षेत्र और टाइटन कंपनी पर खरीदारी की राय। एक और सेक्टर जो इम्पैक्टेड रहा है इस खबर के बीच में वो है एविएशन स्टॉक्स। उन्होंने ये भी कहा है कि आप फॉरेन डेस्टिनेशंस ना जाके डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं। तो इंडिगो, स्पाइसजेट और जीएमआर के सभी स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सो एनीथिंग टू बाय रचित यहाँ पे? इंडिगो के तो डबल मार है, क्रूड के दाम भी बढ़ रहे हैं और उसके बाद ये बयान भी आ रहा है, पर आई थिंक मेजरली इन स्टॉक्स में करना क्या चाहिए अब? मैम देखिए, क्लियर केस है। अगर हम कुछ फोर्टनाइट पहले की पूरी सिचुएशन बनते हुए देखें, इंडिगो और एयर इंडिया ने कुछ कुछ अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिल गया है। जो डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है वो क्रूड में जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है उसको देखने को हमको मिल रहा है। और देखिए, लेट मी वेरी ऑनेस्ट, ट्रैवल के लिए जब तक आप बैन नहीं लगाते हैं तब तक ट्रैवलिंग रोकना, क्योंकि समर वेकेशंस अप्रोच कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, आई रियली डोंट थिंक जब तक कोई बैन होता है तब तक एटलीस्ट घर के बच्चे मानने वाले हैं। और जीएमआर एयरपोर्ट ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर है इस स्टॉक में। आप देखें जिस तरीके से हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल भी बढ़ रहा है और इंटरनेशनल भी कुछ कुछ जगह अगर ये नहीं कर रहे हैं तो एमिरेट्स के जो डिस्काउंटेड ऑफर्स आ रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बिजनेस क्लास आप बहुत रीजनेबल प्राइस पे फ्लाई कर पा रहे हैं। बातें तो ये भी आ रही हैं कि ठीक है इंडिगो ड्रॉप कर दीजिए, एमिरेट्स इतना अच्छा लग रहा है उसमें फ्लाई कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस क्लास पता नहीं इतना सस्ता कभी मिले नहीं मिले। बट हाँ, जीएमआर एयरपोर्ट्स अच्छा लगता है जब तक बहुत क्लियर केस 92 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। 102 और 102 के सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको 112 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो जब तक लेवल मेंटेन हो रहे हैं अप ट्रेंड इंटैक्ट है। गौरांग सर, वोडाफोन आइडिया पे आपका क्या नजरिया बन रहा है? क्योंकि आप जो खबर ब्लूमबर्ग की तरफ से आई है वो ये है कि वोडाफोन पीएलसी जो है वो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है इंडिया यूनिट को, और उसके चलते हुए अभी जो उनकी ओनरशिप है वोडाफोन आइडिया में वो 19% है और 19% का वैल्यू जो आंका जा रहा है वो 23,160 करोड़ आंका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल इन्फ्यूजन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली देखने को मिल रहा है। द स्टॉक इज अप नियरली 7.5%। आपका नजरिया इस स्टॉक पे?
ये कवरेज नहीं है गीतू जी, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पहले तो मैं ये चाहता हूं, ये मेरी निजी राय है, कि भारत में ड्यूपोली ना हो। भारत में इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, तो जितने ज्यादा प्लेयर्स सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में होंगे वो अच्छा है। लेकिन दिक्कत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गीतू। एजीआर को लेकर के बहुत सारे प्रस्ताव गए थे और अब इन प्रिंसिपल अप्रूव मिला है, इनको किश्तों में पेमेंट करनी है। लेकिन पेमेंट करनी है गीतू, पहली बात। दूसरी बात, आप 25,000 करोड़ खड़ा कर लीजिए, आप 50,000 करोड़ खड़ा कर लीजिए, लेकिन जो बैलेंस शीट पर डेट है उसको आप क्या करेंगे उसका। और एक बात, तीसरी बात, महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या कम होती है। जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल है, भारतीय एयरटेल और जियो को फायदा होता है। टेक्नोलॉजी को लेकर के बातें सुनने में आई थी, कई जगहों पर इन्होंने काम भी किया है, वोडाफोन आइडिया ने 5G वगैरह जो भी है, लेकिन दिक्कत अभी भी है। तो कवरेज न होने के कारण तो टिप्पणी नहीं करूंगा गीतू, मगर हाँ, अगर आपको सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर में चुनना ही है तो मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है। ये माना जा रहा है कि इंडस टावर्स विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस मूव। तो इंडस टावर के स्टॉक को भी एक बार दिखा दीजिएगा, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रुझान जो है इस खबर के बीच पे देखने को मिल रहा है। सो बहुत दिनों के बाद 12 के ऊपर एक बार फिर वोडाफोन आइडिया। रचित, आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को? मैम देखिए, वोडाफोन आइडिया हम बहुत लोअर लेवल से अपने कवरेज इसमें बना के रखे हुए हैं और कुछ कुछ फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप देखें कि इनके 5G नेटवर्क जैसे जैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद अब लास्ट 2 मंथ से सब्सक्राइबर बेस एडिशन होने लग गया है, बजाय इसके कि पहले हमने सिर्फ माइनस में जाता हुआ देखा था। उसके साथ साथ आप देखें, अभी एजीआर ड्यूज पे इनको सेंस ऑफ कंफर्ट मिला है। बिरला साहब भी बोर्ड पे आ गए हैं एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड लाने की कोशिश की जा रही है और आप देखें कि एक क्लियर केस, इसके साथ साथ पैरेलल स्टोरी डेवलप हो रही है कि गवर्नमेंट जो मेजर प्लेयर्स हैं इनको बोल रही है कि आप डेटा लेस प्लान्स भी इंट्रोड्यूस करें और वहां पे 50 लाख रुपीस तक का कहीं ना कहीं एक पेनल्टी भी आपको आती हुई देखने को मिल सकती है पर सेक्टर। ये आइडिया के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, बिकॉज अभी तक इनका 5G नेटवर्क उस तरीके से आया नहीं है। अगर आरपू नंबर्स आप देखेंगे तो भारतीय और जियो से ऑलरेडी ही नीचे लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक रूरल एरिया या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जहां डेटा की इतनी जरूरत नहीं, वहां आइडिया को एक बेनिफिट जरूर देखने को मिल सकता है, अगर भारतीय और जियो को भी यही लेवल पे आना पड़ता है तो। और इसके साथ साथ फर्दर अप मूव टेक्निकल चार्ट्स पे भी ये दिखा रहा है। जिस तरीके से पोजिशनड है, मैं समझता हूँ 12 रुपीज 60 पैसे, 1260 के बाद आपको कंफर्टेबली 14 गोइंग फॉरवर्ड मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर इसी तरीके से सिचुएशन घूमती हुई आपको दिखती है तो 17 रुपए तक के भी लेवल्स आपको ये दिखाने का दमखम रखता है इन मीडियम टर्म। चलिए, क्रूड